स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम और आजकल के दौर से जुड़े मुद्दे पर गहराई से बात करने वाले हैं। पिछले कोई 15 सालों में बचपन कैसे बदल गया है। मतलब सोचिए कि हमारे बच्चे जैसे किसी दूसरे ही ग्रह पर पहुंच गए हों, जहाँ का माहौल, रहने का तरीका, सब कुछ एकदम अलग। पर यह ग्रह कोई असली नहीं, यह है डिजिटल, वर्चुअल। इसे हम शायद बचपन का बड़ा बदलाव कह सकते हैं। कैसे वो खेल कूद वाला बचपन, वो गलियों में दौड़ने वाला बचपन स्क्रीन वाले बचपन में बदल गया। और ये हुआ भी बहुत तेजी से, खासकर 2010 के बाद। बिल्कुल। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह दिखती है वो है स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का हमारी जिंदगी में आना, तेजी से फैलना। तो आज हम इसी बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे। क्यों हुआ, क्या असर हुआ युवा मन पर, और हाँ, आगे क्या रास्ते हो सकते हैं। ये सारी बातें हम हाल की रिसर्च और एनालिसिस के आधार पर करेंगे। हाँ, मकसद यही है कि इस मुश्किल से दिखते मुद्दे को थोड़ा आसान करके समझें और देखें कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसकी भलाई के लिए क्या किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले जो चीज़ थोड़ी चौंकाती है, वो है 2010 के बाद टीनेजर्स के मेंटल हेल्थ में आई भारी गिरावट। मतलब चिंता, डिप्रेशन, खुद को नुकसान पहुंचाने के मामले, यहाँ तक कि सुसाइड रेट्स, सब में अचानक तेजी आई। ये आंकड़े वाकई में परेशान करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। और ये गिरावट लड़कियों में और भी साफ नजर आई। हालांकि ऐसा नहीं है कि लड़के इससे बचे रहे, उन पर भी असर हुआ। और यही पैटर्न हमने कॉलेज स्टूडेंट्स में भी देखा। चिंता और डिप्रेशन के मामले वहां भी तेजी से बढ़े। मतलब 2010 से पहले ऐसा ट्रेंड नहीं था, ये उसके बाद ही तेजी से ऊपर गया। और ये टाइमिंग देखिए, 2010 से 2015 का दौर, ये बिल्कुल वही वक्त है जब स्मार्टफोन आम हो गए, मोबाइल इंटरनेट सस्ता हुआ, तेज हुआ, और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स। खासकर जब से फोन में वो फ्रंट फेसिंग कैमरा आया, वो टीनेजर्स की जिंदगी का जैसे हिस्सा ही बन गए। याद है वो आईफोन 4 का आना 2010 में, फिर फेसबुक ने इंस्टाग्राम खरीद लिया 2012 में। इसने जैसे सब कुछ बदल दिया था। हाँ, कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि शायद ये गिरावट दुनिया की दूसरी वजहों से आई हो, जैसे 2008-9 की आर्थिक मंदी थी या क्लाइमेट चेंज का डर। लेकिन जब हम आंकड़े देखते हैं तो वो इस बात को पूरी तरह सपोर्ट नहीं करते। जैसे आर्थिक मंदी को लें तो बेरोजगारी तो 2010 के बाद कम होती गई, लेकिन टीनेजर्स में डिप्रेशन बढ़ता रहा। अच्छा। और ये पैटर्न सिर्फ अमेरिका का नहीं है। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ तक कि नॉर्डिक देश, कई विकसित देशों में लगभग एक ही टाइम पर यह चीज देखी गई। पीसा का जो इंटरनेशनल सर्वे होता है स्कूलों में, उसने भी 2012 के बाद बच्चों में अकेलेपन की भावना बढ़ने की बात नोट की। तो ये जो ग्लोबल ट्रेंड है, ये इशारा करता है कि मामला किसी एक देश की इकोनॉमी या लोकल प्रॉब्लम से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो मतलब सबूत कहीं ना कहीं इसी बचपन के बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के आने के साथ हुआ। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं लगता। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि ये बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी के आ जाने से नहीं हुआ। समाज ने, खासकर पश्चिमी समाजों ने, एक ही वक्त पर दो बिल्कुल उल्टी गलतियां की। अच्छा, पहली गलती क्या थी? बच्चों को असल दुनिया में जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्ट करना, ओवर प्रोटेक्शन जिसे कहते हैं। 80 और 90 के दशक से पेरेंट्स बच्चों के अपहरण या यौन शोषण जैसे खतरों से इतने डर गए, और ये डर तब बढ़ा जब असल में क्राइम रेट कम हो रहे थे, कि उन्होंने बच्चों को बिना निगरानी के बाहर खेलने देना, अकेले कहीं आने जाने देना, ये सब लगभग बंद ही कर दिया। वो जमाना ही चला गया जब बच्चे घंटों बाहर खेलते थे। और दूसरी गलती जो इसके बिल्कुल उलट है। हाँ बिल्कुल उलट, उन्हें वर्चुअल दुनिया में लगभग बिना किसी सुरक्षा के छोड़ देना, अंडर प्रोटेक्शन। ऑनलाइन दुनिया के जो खतरे हैं, गलत कंटेंट, साइबर बुलिंग, या वो एप्स और गेम्स जो जानबूझकर एडिक्टिव बनाए जाते हैं, उनसे बचाने के लिए कोई खास नियम या रोक टोक नहीं लगाए गए। अमेरिका में कॉपा जैसा कानून है जो कहता है 13 साल से कम के बच्चों का डेटा लेने से पहले पेरेंट्स की सहमति लो, लेकिन वो भी उम्र वेरीफाई करने में फेल रहा। कोई भी बच्चा आसानी से गलत उम्र डालकर सोशल मीडिया पर आ गया। मतलब हमने बच्चों को असल दुनिया के जो छोटे मोटे रिस्क होते हैं जिनसे वो सीखते हैं, उनसे तो दूर कर दिया। जैसे वो एक कॉन्सेप्ट है ना, एंटी फ्रैजिलिटी। मतलब छोटी मोटी चोट या झटके से न सिर्फ उभरना बल्कि और मजबूत बनना, जैसे पेड़ हवा से मजबूत होता है। बिल्कुल, बच्चों को थोड़े रिस्की प्ले की जरूरत होती है, जैसे पेड़ पर चढ़ना, तेज भागना, थोड़ी ऊंचाई से कूदना। इससे वो अपनी सीमाएं समझते हैं, डर पर काबू पाना सीखते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आता है। हमारा दिमाग, अब समझें, दो मोड में काम करता है मोटे तौर पर। एक डिस्कवर मोड, जब हम उत्सुक होते हैं, नई चीजें खोजते हैं, और एक डिफेंड मोड,
जब हम खतरे से खुद को बचाते हैं। जरूरत से ज्यादा सुरक्षा बच्चों को लगातार डिफेंड मोड में रख सकती है। वो ज्यादा चिंतित, ज्यादा डरे हुए रह सकते हैं। तो जब हमने उन्हें असल दुनिया के अनुभव से रोका और वर्चुअल दुनिया में खुला छोड़ दिया, तो हमने अनजाने में उनके विकास में एक तरह की बाधा डाल दी। तो फिर इस फोन आधारित बचपन के सीधे सीधे नुकसान क्या हुए? रिसर्च क्या बताती है? किन मुख्य प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा है? 4 मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली है सामाजिक अभाव यानी सोशल डेप्रिवेशन। स्क्रीन पर ज्यादा टाइम मतलब आमने सामने की बातचीत कम, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, बातें करना, ये सब 2010 के बाद बहुत कम हो गया टीनेजर्स में। ऑनलाइन दोस्त शायद बहुत हो, लिस्ट लंबी हो, पर वो रिश्ते अक्सर गहरे नहीं होते, सतही रह जाते हैं। सही। जो गहरी दोस्ती होती है, जो सहानुभूति होती है, दूसरों की फीलिंग्स को समझना, ये सब सीखने के मौके कम हो जाते हैं। वो बारीकियां जो हम फेस टू फेस इंटरेक्शन में सीखते हैं, वो मिस हो जाती हैं। और दूसरा नुकसान नींद से जुड़ा है, जो टीनेजर्स के लिए तो बहुत ही जरूरी है, उनके बढ़ते शरीर और दिमाग के लिए। हाँ, नींद की कमी यानी स्लीप डेप्रिवेशन, ये बहुत बड़ी समस्या है। देर रात तक स्क्रीन देखना, खासकर सोशल मीडिया या गेम्स में लगे रहना, इससे नींद का पूरा साइकिल बिगड़ जाता है। स्क्रीन से जो ब्लू लाइट निकलती है, वो दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है। इससे नींद लाने वाला जो हार्मोन है मेलेटोनिन, वो कम बनता है। नतीजा, नींद आने में दिक्कत। कई बच्चे तो फोन लेकर ही सोते हैं, रात भर नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, नींद टूटती रहती है। और कई स्टडीज ने साफ दिखाया है कि नींद की कमी और खराब मेंटल हेल्थ जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी में सीधा कनेक्शन है। और तीसरा बड़ा नुकसान हमारे ध्यान पर, फोकस करने की क्षमता पर पड़ रहा है। बिल्कुल, ध्यान का बट जाना या अटेंशन फ्रैगमेंटेशन, ये स्मार्टफोन हमें लगातार डिस्टर्ब करते हैं। नोटिफिकेशंस, वाइब्रेशंस, मैसेज, और टीनेजर्स के लिए ये और भी बुरा है, क्योंकि उनका दिमाग तो अभी फोकस करने की क्षमता विकसित ही कर रहा होता है। उन्हें लगता है वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, पर असल में वो बस तेजी से एक चीज से दूसरी पर स्विच कर रहे होते हैं। इससे किसी भी काम में गहराई से लगना मुश्किल हो जाता है। चाहे पढ़ाई हो या कोई और स्किल सीखना हो, फोकस ही नहीं बन पाता। हाँ, ये तो मैंने खुद भी महसूस किया है। और एक स्टडी तो ये भी कहती है कि सिर्फ फोन पास में रखा हो, आप यूज ना भी कर रहे हो, तब भी आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। इसे ब्रेन ड्रेन कहा गया। और चौथा नुकसान, जो शायद सबसे ज्यादा चिंता की बात है, वो है लत का खतरा, एडिक्शन। हाँ, व्यसन। ये समझना जरूरी है कि कई एप्स और गेम्स जानबूझकर ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि उनकी लत लगे। वो बिहेवियरल साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, जैसे निर एयाल ने हुक मॉडल बताया था। उसमें 4 स्टेप होते हैं। एक ट्रिगर, जैसे फोन बजा, एक एक्शन, आपने ऐप खोली, एक अनिश्चित इनाम, वेरिएबल रिवॉर्ड, कभी लाइक मिले, कभी नहीं, कभी कुछ और मिला, ये पक्का नहीं होता, जिससे और देखने का मन करता है, और फिर आपका इन्वेस्टमेंट, आपने कुछ पोस्ट किया, प्रोफाइल बनाई। ये साइकिल दिमाग में डोपामाइन रिलीज करता है। थोड़ी देर अच्छा लगता है, पर ये संतुष्टि नहीं देता, बल्कि और ज्यादा की चाहत पैदा करता है। और जब लगातार ऐसा होता है तो दिमाग आदी हो जाता है। इसे डोपामाइन डाउन रेगुलेशन कहते हैं। फिर वही खुशी पाने के लिए ज्यादा डोज यानी ज्यादा इस्तेमाल की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल नशे की तरह। हाँ, और जब वो डोज नहीं मिलती तो बेचैनी, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, ये सारे लक्षण दिखने लगते हैं, बिल्कुल किसी नशे की लत जैसे। हमने शुरू में बात की थी कि मेंटल हेल्थ पर असर लड़कियों में ज्यादा दिखा। ऐसा क्यों है? क्या सोशल मीडिया लड़कियों और लड़कों पर अलग तरह से असर डालता है? हाँ, ऐसा लगता है, और इसके कई कारण समझ आते हैं। पहला तो ये है कि औसतन लड़कियां लड़कों के मुकाबले ज्यादा सोशल मीडिया यूज करती हैं, खासकर इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे विजुअल प्लेटफॉर्म्स, जहां तस्वीरों और वीडियो पर जोर होता है। ये प्लेटफॉर्म सामाजिक तुलना को बहुत बढ़ावा देते हैं। फिल्टर्स हैं, एडिटिंग एप्स हैं, वो खूबसूरती का एक ऐसा स्टैंडर्ड बना देते हैं जो असलियत से कोसों दूर होता है। इससे लड़कियों में अपने शरीर, अपनी शक्ल सूरत को लेकर इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ जाती है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन सुना है। एलेक्सिस स्पेंस जैसी लड़कियों की कहानियां हैं जो दिखाती हैं कि कैसे छोटी उम्र में इंस्टाग्राम यूज करने से डिप्रेशन और ईटिंग डिसऑर्डर जैसी गंभीर समस्याएं शुरू हो सकती हैं। वो बेचारी 5वीं क्लास में ही इसके जाल में फंस गई थी। ये तो बहुत ही दुखद है। और क्या कारण हो सकते हैं कि लड़कियां ज्यादा प्रभावित हुई? दूसरा कारण हो सकता है रिलेशनल एग्रेशन, मतलब किसी को सीधे फिजिकली चोट पहुंचाने के बजाय अफवाहें फैलाना, ग्रुप से बाहर कर देना, उसके रेपुटेशन खराब करना। ये लड़कियों में ज्यादा देखा जाता है।
और सोशल मीडिया इसे और आसान बना देता है, खासकर जब लोग फेक प्रोफाइल के पीछे छिप जाते हैं। हाँ, साइबर बुलिंग का ये एक रूप है। इतना तेजी से होता है। अच्छा। हाँ, जैसे अगर आपकी कोई दोस्त दुखी पोस्ट डाल रही है तो उसका असर आप पर भी पड़ सकता है। आपने टिकटॉक ट्रेंड्स का भी जिक्र किया था पहले। हाँ, चौथा कारण हो सकता है सोशियोजेनिक इलनेस। ये वो स्थितियां होती हैं जहां मनोवैज्ञानिक या शारीरिक लक्षण बिना किसी बीमारी की सोशल कांटेक्ट से फैलते हैं। टिकटॉक पर कुछ ऐसे ट्रेंड्स देखे गए जहां अचानक बहुत सी लड़कियों में टुरेट्स सिंड्रोम जैसी टिक डिसऑर्डर के लक्षण दिखने लगे, जबकि टुरेट्स आमतौर पर लड़कों में ज्यादा होता है। अजीब है ये तो। कंटेंट अनचाहे अटेंशन और शिकारियों के खतरे में डाल देती है। पोर्नोग्राफी का आसान एक्सेस भी रिश्तों को लेकर गलत उम्मीदें पैदा कर सकता है। और छठा, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। सोशल मीडिया पर शायद दोस्तों की गिनती बढ़ जाए, पर उन रिश्तों की गहराई कम हो जाती है। आमने सामने की गहरी दोस्ती कम होने से अकेलापन बढ़ता है, और लड़कियों में अकेलेपन की भावना में तेज उछाल देखा गया, भले ही उनके ऑनलाइन हजारों फ्रेंड्स हों। तो लड़कियों के लिए चुनौतियां काफी अलग और गंभीर हैं। लड़कों के बारे में क्या उनके लिए ये सब उतना बुरा नहीं है, या उनकी मुश्किलें अलग तरह की हैं? लड़कों पर भी असर हुआ है, पर थोड़ा अलग तरीके से। उनमें स्कूल, काम, फैमिली लाइफ में जो एक जुड़ाव और उपलब्धि होती है, उसमें गिरावट देखी गई है। ये गिरावट वैसे तो कुछ दशकों से चल रही थी, पर 2010 के बाद और तेज हो गई। ऐसा लगता है कि कई लड़के असल दुनिया से, जहां पहले जैसी आजादी या रिस्क लेने के मौके कम है, उससे हटकर वर्चुअल दुनिया में ज्यादा समा रहे हैं। इसे कभी-कभी फेलियर टू लॉन्च कहते हैं, या जापान में जो हिकुकोमोरी की स्थिति है उससे जोड़ा जाता है, जहां युवा, खासकर पुरुष, समाज से बिल्कुल कट जाते हैं। उनके लिए वर्चुअल दुनिया में ऐसा क्या है जो खींच रहा है उन्हें? दो चीजें खास तौर पर दिखती हैं, वीडियो गेम्स और पोर्नोग्राफी। देखिए, नॉर्मल गेमिंग शायद ज्यादातर लड़कों के लिए हानिकारक ना हो, लेकिन जब ये लत बन जाती है, जिसे अब बाकायदा IGD यानी इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर कहा जाता है, तो ये मेंटल हेल्थ, पढ़ाई, रिश्तों, जिंदगी के बाकी हिस्सों पर बुरा असर डाल सकते हैं। वर्क सोशल स्किल्स पर भी। हाँ, बिल्कुल। ये असल दुनिया में सोशल स्किल्स सीखने में भी रुकावट डाल सकती है, क्योंकि गेम्स में बातचीत या प्रॉब्लम सॉल्विंग अक्सर नियमों के हिसाब से होती हैं, जो असल जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटी से अलग है। और पोर्नोग्राफी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, जो इंटरनेट की वजह से बहुत आसान हो गया है और लड़कों में काफी कॉमन है, वो भी रियल लाइफ के रोमांटिक और सेक्सुअल रिश्तों पर नेगेटिव असर डाल सकता है। ये रिश्तों को लेकर अवास्तविक उम्मीदें पैदा कर सकता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी बढ़ा सकता है, और असल जिंदगी की इंटीमेसी से बचने का एक आसान रास्ता बन सकता है। अच्छा। कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि ज्यादा पॉर्न देखने वाले पुरुष, हाँ, इसे हम समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम के एनोमी वाले कॉन्सेप्ट से जोड़ सकते हैं। एनोमी यानी नियमहीनता या दिशाहीनता। जब समाज के नियम, मान्यताएं, आपसी जुड़ाव कमजोर पड़ते हैं, तो लोग खोया हुआ, दिशाहीन, चिंतित महसूस करते हैं। आज युवाओं में, लड़के लड़कियों दोनों में, जो जीवन में एक मीनिंगलेसनेस की भावना बढ़ रही है। सर्वे में दिखता है कि जिंदगी अक्सर बेमानी लगती है कहने वाले बढ़ रहे हैं। ये शायद इसी ऑनलाइन दुनिया में पलायन और असल दुनिया के समुदायों, रिश्तों, जिम्मेदारियों से बढ़ते अलगाव का नतीजा हो सकता है। जब आप असल दुनिया से कटते हैं, तो लाइफ का पर्पस खोजना मुश्किल हो जाता है। ये बातें तो सिर्फ मेंटल हेल्थ के आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरी हैं। लेखक एक आध्यात्मिक गिरावट की भी बात करते हैं, स्पिरिचुअल डिक्लाइन। इसका क्या मतलब है यहाँ? जरूरी नहीं कि धर्म से ही जुड़ा हो। हाँ, यहाँ स्पिरिचुअल का मतलब सिर्फ धार्मिक होना नहीं है। इसका मतलब है जीवन में कुछ ऊंचा, कुछ गहरा अनुभव करना, अपने आप से परे किसी चीज से जुड़ाव महसूस करना। वो प्रकृति हो सकती है, कला, संगीत, आपका समुदाय, या कोई महान विचार। लेखक का तर्क है कि ये फोन आधारित जिंदगी हमें इस गहराई या ऊंचाई के अनुभव से दूर खींचती है, हमें ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड और सतही बना देती है। इसके कुछ तरीके उन्होंने बताए हैं, जैसे पहला, साझा पवित्रता का अभाव। पहले जो सामूहिक रस्में होती थीं, त्योहार होते थे, वो हमें रोजमर्रा से ऊपर उठाकर एक साझा पवित्र अनुभव देते थे, कम्युनिटी को जोड़ते थे। वर्चुअल दुनिया में वो साझा शारीरिक उपस्थिति और गहरा अनुभव गायब है। दूसरा, शारीरिकता की कमी। बहुत सी गहरी अनुभव वाली चीजें हमारे शरीर से जुड़ी हैं ना, नाचना, गाना, साथ खाना, प्रकृति में घूमना। स्क्रीन लाइफ ज्यादातर अशारीरिक है।
हम अपने शरीर से कट जाते हैं। तीसरा, शांति और फोकस का नुकसान। आत्मचिंतन या ध्यान के लिए शांति चाहिए। फोन लगातार उत्तेजना देता रहता है, शांत बैठना मुश्किल है। चौथा, खुद से परे जाना मुश्किल। कई परंपराएं ईगो को कम करने पर जोर देती हैं। सोशल मीडिया तो अक्सर सेल्फ प्रेजेंटेशन, लाइक्स, फॉलोअर्स, तुलना इसी पर टिका है, जो हमें खुद में ही उलझाए रखता है। ये बात तो है। पांचवा, गुस्से में तेजी, माफी में धीमापन। कई संस्कृतियां कहती हैं कि सोच समझकर प्रतिक्रिया दो, माफ करना सीखो। ऑनलाइन दुनिया अक्सर तुरंत जजमेंट, गुस्सा और माफ न करने वाले रवैये कैंसल कल्चर को बढ़ावा देती है। और छठा, प्रकृति में विस्मय की कमी। नेचर हमें अक्सर ऑ यानी विस्मय का एहसास कराती है कि हम कितने छोटे हैं और दुनिया कितनी बड़ी। ये हमें खुद से बड़ा महसूस कराता है। स्क्रीन पर नेचर देखना वो असली अनुभव नहीं दे सकता। तो मतलब ये सिर्फ एंग्जाइटी या डिप्रेशन का मामला नहीं है, ये जीवन में गहरे अर्थ, जुड़ाव और किसी बड़े उद्देश्य की भावना का भी धीरे धीरे कम होना है। ये वाकई में सोचने वाली बात है। अच्छा, अगर प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, इतनी गहरी है, तो फिर हल क्या है? क्या कोई अकेला इंसान कुछ कर सकता है? जैसे आपने कहा पेरेंट्स कोशिश करते हैं, पर अगर मैं अपने बच्चे को स्मार्टफोन ना दूं, तो वो अपने दोस्तों से कट नहीं जाएगा, अकेला महसूस नहीं करेगा? हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल चिंता है और इसीलिए अकेले कोशिश करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम है। अगर सिर्फ एक दो परिवार नियम बनाते हैं तो उन बच्चों पर साथियों का बहुत प्रेशर आता है। उन्हें लगता है वो अलग थलग पड़ गए हैं। इसीलिए समाधान के लिए सामूहिक कोशिशों की जरूरत है। पेरेंट्स, स्कूल, पूरी कम्युनिटी, सबको मिलकर काम करना होगा। 4 मुख्य सुधारों का सुझाव देते हैं जो अगर मिलकर लागू करें तो शायद बड़ा बदलाव आ सकता है। ये सुनने में तो काफी सीधे लगते हैं। हाँ, ये 4 बुनियादी नियम हैं जो बचपन को ज्यादा हेल्दी और रियल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ बना सकते हैं। पहला, हाई स्कूल से पहले कोई स्मार्टफोन नहीं। छोटे बच्चों को जरूरत हो तो बेसिक फोन दे जिसमें इंटरनेट ना हो, एप्स ना हो, सिर्फ कॉल और टेक्स्ट। ठीक है। दूसरा, 16 साल से पहले कोई सोशल मीडिया नहीं। टीनेज के जो सबसे नाजुक साल हैं, खासकर 13-15, उसके बाद ही अकाउंट बनाने की इजाजत हो। इस उम्र में दिमाग सोशल प्रेशर और लत के लिए ज्यादा वल्नरेबल होता है। तीसरा, फोन मुक्त स्कूल। पूरे स्कूल टाइम में, क्लास में, लंच में, ब्रेक में फोन का इस्तेमाल बंद हो। फोन या तो लॉकर में रहे या स्कूल में एंट्री पर पाउच में बंद हो जाए। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है स्कूलों के लिए। हाँ, पर जरूरी है। और चौथा, बच्चों को ज्यादा खेलने और घूमने फिरने की आजादी। उन्हें असल दुनिया में बिना बड़ों की लगातार निगरानी के खेलने, घूमने, थोड़े बहुत रिस्क लेने के ज्यादा मौके देना, ताकि वो इंडिपेंडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशल स्किल सीख सकें। और इन्हें लागू करने के लिए सिर्फ पेरेंट्स ही काफी नहीं है। स्कूल, सरकारें, टेक कंपनियां, सबको साथ आना होगा। बिल्कुल, ये सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी है। सरकारों को बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी के लिए कड़े कानून बनाने होंगे और उन्हें लागू करवाना होगा। जैसे उम्र वेरीफाई करना, सिर्फ एक टिक मार्क न हो। स्कूलों में फोन फ्री पॉलिसी को बढ़ावा देना। टेक कंपनियों को भी जिम्मेदार बनना होगा। ऐसे डिजाइन बनाने होंगे जो बच्चों में लत ना पैदा करें, उनकी सेफ्टी पहले रखें। सही। स्कूलों को सिर्फ फोन बैन नहीं करना, बल्कि बच्चों को खेलने, कूदने, आजादी से घूमने के ज्यादा मौके भी देने होंगे। लंबा रिसेस, अच्छे प्लेग्राउंड्स और सबसे जरूरी, पेरेंट्स को आपस में बात करनी होगी, एक दूसरे का सपोर्ट करना होगा, मिलकर नियम बनाने होंगे ताकि कोई बच्चा अकेला ना महसूस करे। ये कलेक्टिव एफर्ट से ही होगा। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि बचपन में जो ये बड़ा बदलाव आया है, खेल वाले बचपन से स्क्रीन वाले बचपन की तरफ, उसने हमारी युवा पीढ़ी की मेंटल हेल्थ, उनके सोशल डेवलपमेंट और यहाँ तक कि उनके जीवन में अर्थ खोजने की क्षमता पर भी गहरा नेगेटिव असर डाला है। लेकिन उम्मीद है, नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। समस्या को समझना, उसके कारणों को जानना, ये हल की तरफ पहला कदम है। और कलेक्टिव एक्शन, जब पेरेंट्स, स्कूल, कम्युनिटी, पॉलिसी मेकर्स सब मिलकर कोशिश करेंगे तो इस ट्रेंड को पलटा जा सकता है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। लक्ष्य यही है कि बचपन को वापस थोड़ा जमीन पर लाया जाए, उसे असल दुनिया के अनुभवों, रिश्तों, खेलकूद में फिर से स्थापित किया जाए, जहां बच्चे दौड़ें, भागें, आमने सामने बात करें और हाँ, थोड़ी बोरियत भी महसूस करें, क्योंकि अक्सर उसी बोरियत से कुछ नया सूझता है, क्रिएटिविटी आती है। सुनने वालों के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ जाते हैं। इस हफ्ते आप अपने परिवार में या अपने आस पड़ोस में टेक्नोलॉजी और असल दुनिया के बीच
बैलेंस बनाने के लिए कौन सा एक छोटा सा प्रैक्टिकल कदम उठा सकते हैं? शायद डिनर टाइम पर सारे फ़ोन दूर रखना, या बच्चों को थोड़ी देर पड़ोस में अकेले खेलने भेजना। छोटा सा ही सही, पर कोई कदम। हमें जरूर बताइएगा कि ये चर्चा सुनने वालों के लिए कितनी उपयोगी रही। क्या उनके मन में कोई सवाल हैं, कोई विचार हैं? हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं? आपके सुझाव हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। अगली बार तक अपना ध्यान रखें।